सुप्रभात बच्चों, क्लास 10 के ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास में खाद्य सुरक्षा के विषय में पढ़ेंगे। सरकार के द्वारा चलाए गए क्या क्या कदम है उसके विषय में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं। किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं और कृषि भूमि घट रही है। तो क्या हम रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के बारे में सोच सकते हैं? क्यों किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं? किसान इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि सरकार द्वारा चलाई गई सभी सुविधाएं उनके पास नहीं पहुंच पाती है। सरकार ने जो न्यूनतम मूल्य फसलों की खरीद के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य जो फसलों की खरीद के लिए तय करती है, किसान पहले ही इतने ज़्यादा कर्ज से दबे होते हैं कि उनसे उनकी भरपाई नहीं हो पा रही है। तो कर्ज में दबे होने के कारण बहुत से किसान आत्महत्या करने लगते हैं। इसमें मानसून भी उनका साथ छोड़ देता है। अधिक लागत लगाकर खेती करते हैं और इनकम उसके मुताबिक नहीं हो पाता और किसान कर्ज के बोझ से दबने लगते हैं। यही कारण है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब है खाद्य सुरक्षा। आप जानते हैं कि भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषक स्तर प्रदान करे। यही खाद्य सुरक्षा कहलाता है कि भोजन जो जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, आधारभूत आवश्यकता है। क्योंकि भोजन के बिना लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए, कम से कम उसमें न्यूनतम पोषक स्तर प्रदान करे। कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है भोजन का, कम से कम दाल चावल सब्जी सभी को मिले। जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं उन तक इतना तो कम से कम रोज दोनों टाइम भोजन मिल जाए। यही खाद्य सुरक्षा कहलाता है। यदि हमारी जनसंख्या के किसी भाग को यह उपलब्ध नहीं होता है तो वह खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित कहलाएगा। अब मिनिमम दोनों टाइम उसको भोजन मिल जाए। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां रहने वाले लोगों को दोनों टाइम का भोजन, मिनिमम पोषक तत्व भी नहीं मिल पा रहा है तो वो क्षेत्र खाद्य सुरक्षा से वंचित कहलाता है। मतलब वो खाद्य सुरक्षा से दूर कहलाएगा। हमारे देश के कुछ प्रदेशों, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों जहां अधिक निर्धनता व्याप्त है, वहां उन लोगों का अनुपात अधिक है जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है। अब देश के ऐसे इलाके जो दूरस्थ क्षेत्र में हैं, कम विकसित क्षेत्र हैं, आर्थिक दृष्टि से वहाँ निर्धन लोग अधिक हैं, तो उन राज्यों को लोगों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है। उनकी संख्या उधर अधिक है। देश के दूरस्थ क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं और अनिश्चित खाद्य आपूर्ति को अधिक संभावना होती है। समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं ताकि देश के सभी नागरिकों को, जो सामान्य वर्ग के हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उससे भी नीचे हैं, उनको कम से कम दोनों टाइम का भोजन, एक मिनिमम पोषक तत्व वाला भोजन मिल सके। इसके लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके 2 घटक हैं। पहला है बफर स्टॉक, दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS। जैसा कि आप जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली
एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। अब देखिए, हमारी सरकार ने खाद्य सुरक्षा के तहत सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए दो तरह के खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके दो घटक हैं, एक है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको पीडीएस कहा जाता है। जैसा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले या नगरीय क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को जिसके पास कार्ड होते हैं वो खाद्य पदार्थ तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाती है। किसके तहत? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा। ये सरकार के द्वारा चलाए गए योजना है। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इससे निर्धन भोजन प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। अब भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। अब मान लीजिए कि गेहूं का कीमत अगर 30 रुपया केजी है तो खाद्य सुरक्षा नियम के द्वारा या कार्ड धारकों को उसी गेहूं की कीमत 12 रुपये या 10 रुपये जो भी है उसमें मिल जाती है। तो इससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग या गरीब तबके के लोगों को सस्ते दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध हो जाता है। अब मान लीजिए चावल की कीमत 40 रुपया केजी है तो उसको 15 रुपया 12 रुपया ऐसे केजी से चावल मिलता है। लेकिन ये नहीं कि अब जिसके पास कार्ड है वो कुंटल 2 कुंटल चावल उस रेट में खरीद सकते हैं। नहीं, महीने में 10 केजी या 20 केजी या प्रति व्यक्ति कैसे दिया गया है, अनाज सरकार ने जो निर्धारित किया है उतना ही मिलेगा कम से कम, ताकि उनको भी दोनों वक्त का भोजन आसानी से मिल सके। लेकिन वही गेहूं और चावल बाज़ार में सामान्य लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए वही महंगे रेट पर मिलते हैं, उसी गेहूं चावल का कार्ड धारकों को खाद्य सुरक्षा के तहत सस्ते दर पर मिल जाते हैं। तो सरकार ने ऐसी योजना बनाई है। इससे क्या होता है? तो निर्धन भी भोजन प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। इस नीति का केंद्र कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करता है। अब इसके लिए सरकार क्या करती है? तो किसानों से वो फसलों को खरीदकर स्टॉक करती है, जमा करती है, और इसके लिए सरकार किसानों के लिए बाज़ार उपलब्ध कराती है। जैसे फसल के सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल खरीद लिया जाता है और उसको एफसीआई में जमा कर दिया जाता है। और वृद्धि और भंडार बनाए जाते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल गेहूं अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई करती है। ये सभी जिले में उपलब्ध होते हैं, जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। सरकार एफसीआई में किसानों से लेकर जमा कर दी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उससे लेकर और कार्ड धारकों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराती है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करती है।
वहाँ पे गोदाम में जमा हो जाता है सारा खाद्यान्न, किसानों से लेकर जो फसलें होती है, गेहूँ, चावल, अन्य अनाज प्रमुख रूप से वहाँ जमा होता है। कहाँ जमा होता है? FCI में, जो भारतीय खाद्य निगम है उसमें। सरकार अनेक उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे कृषि निवेशों पर सहायकी उपलब्ध कराती है। अब इन सहायकियों का बोझ उठाना असहनीय हो रहा है और इससे इन दुर्लभ निवेशों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी हुआ है। अब सरकार इसके लिए क्या करती है? तो सरकार इसके लिए अधिक से अधिक अनाज उत्पादन करने के लिए किसानों को उर्वरक यानी खाद, डीजल अनुदान, पेट्रोल, ये सब, जल जैसे कृषि सेक्टर में जो चीज़ें उसमें काम आती है, ये सब सरकार उसके लिए किसानों को सहायता के रूप में देती है, सब्सिडी के रूप में। अब इन सहायकियों का बोझ उठाना असहनीय हो रहा है। अब सरकार ये घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसका बोझ अधिक बढ़ जाने के कारण ये बहुत मुश्किल हो गया है इसका हर किसानों तक इसकी पूर्ति करना, और इससे इन दुर्लभ निवेशों पर बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी हो रहा है। फ्री में बहुत कुछ मिल रहा है तो लोग इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर दे रहे हैं। इससे जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से जलाक्रांतता, लवणता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्याएं पैदा हो गई है भूमि में। तो इस तरह की समस्या पैदा हो रही है। ऊंचा न्यूनतम समर्थन मूल्य, निवेशों में सहायकी और FCI द्वारा शर्तियाँ खरीद ने शस्य प्रारूप को बिगाड़ दिया है। मतलब सरकार के द्वारा चलाई गई योजना, खरीद बिक्री वाला दाम, FCI में ये सब जमा करना, इसमें तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, इसका अच्छा परिणाम नहीं हो पा रहा है। उसके लिए इसके कारण क्या हो रहा है कि ये शस्य प्रारूप जो है वो बिगड़ रहा है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें मिलता है उसके लिए गेहूं और चावल को अधिक फसलें उगाई जा रही है। पंजाब और हरियाणा इसके अग्रणी उदाहरण हैं। दूसरे फसलों की खेती नहीं हो रही है, सिर्फ इसी पर लोग ध्यान दे रहे हैं। तो इससे कृषि सेक्टर में क्या हो रहा है कि GDP में इसकी कमी हो गई है। कृषि क्षेत्र से जो लाभ होना चाहिए, इतने सुविधा देने के बावजूद भी उसमें कमी आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि उपभोक्ताओं को 2 वर्गों में बांट दिया गया है। एक, गरीबी रेखा के नीचे, उनको BPL श्रेणी में रखा गया है, और दूसरा जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं उनको APL श्रेणी में रखा गया है। और प्रत्येक वर्ग के लिए कीमतें अलग अलग है। अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े कि उसी गेहूं का कीमत जो कार्ड धारक हैं उनके लिए 12 रुपया kg है, तो सामान्य लोगों के लिए 30 रुपया kg है। लेकिन ऐसा नहीं कि BPL कार्ड वालों को कुंटल 2 कुंटल गेहूं 10 रुपया 12 रुपया kg मिलेगा, ऐसा नहीं है। जितना सरकार ने तय किया है, एक महीने में 20 kg 15 kg जो अनाज जो भी सरकार ने एक परिवार के लिए निर्धारित किया है, बस उतना ही अनाज मिलेगा। परंतु यह वर्गीकरण पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसके अनेक हकदार गरीब लोग BPL वर्ग से बाहर हो गए हैं। कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसके तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग भी गरीब नहीं कहलाते हैं। जाति के आधार पर उनको अगर वर्गीकृत किया जाए तो ऐसा नहीं है कि बड़े कास्ट में गरीब लोग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको गरीबी रेखा के नीचे नहीं रखा गया है, तो उनका इसका हक नहीं मिल पाता है।
कई एपीएल श्रेणी के लोग एक फसल खराब होने से वे बीपीएल श्रेणी में चले जा रहे हैं। तो इस तरह की समस्या है। सरकार ने तो कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से ये सफल नहीं हो पाया है। आ जाते हैं और प्रशासकीय दृष्टि से ऐसे परिवर्तनों को समायोजित करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि लोग एक फसल खराब होने से बीपीएल श्रेणी में और कई एपीएल श्रेणी के लोग एक फसल खराब होने पे बीपीएल में चले जा रहे हैं और बीपीएल वाले को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। तो ये दोनों को समायोजित करना ये बहुत कठिन काम हो जाता है।